हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। मैं हूं संजय तिवारी और आपको मालूम है कि हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कुछ प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर वही है फोर्स एनालिसिस, और हम लोग का जो टॉपिक है इस समय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें भी हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना सीखा। पिछले 2 लेक्चर में ये समझा एफबीडी है क्या, बनाते कैसे हैं। कई सारे केसेस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो एक न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। उस न्यूमेरिकल में पहले एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो आज मैं आपके पास जो लेके आया हूँ एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए क्या है प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से देखिए। कुछ आपको पहले विजुलाइज कर लीजिए कि कैसा दिख रहा है ना। तो बेटा ये जो दिख रहा है ये एक स्फेयर है, एक गोला है, ठीक है ना। ये जो बात बताई जा रही है, जो रेडियस दिया गया है, वेट दिया गया है, ये दोनों बातें एक स्फेयर के लिए कही जा रही हैं। ठीक है, एक गोले के लिए, गोला, ठीक है ना। बड़ा सा गोला है, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और उस गोले का वेट कितना है 200 न्यूटन, इतना उसका वेट है। अच्छा, एक केबल है, रस्सी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उसको इस गोले के सरफेस पे कहीं बांध सकते हैं। इस पॉइंट को कहीं भी हो सकता है ये। हमने इसको ले जाकर किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे वॉल पे बांध दिया है ना, ऐसे करके फिक्स कर दिया। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ बी, ठीक है ना, बी है। और ये सेंटर है, जिसका नाम, सेंटर का नाम तो हमेशा ओ ही रहता है, तो ओ रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और उस पहले आप समझिए, इसको रियलिटी में समझिए कि आपने एक बड़ा सा बॉल है, उसके सरफेस पे एक धागे को बांधा और धागे को ले जाके दीवार में कहीं पे ऐसे एक कीला गाड़ के टांग दिया। टंगने के बाद, हिलने डुलने के बाद जब वो आपका स्फीयर स्थिर होगा, जब वो रेस्ट कंडीशन में आएगा, तो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द केबल। ये जो ए बी केबल है इसमें टेंशन निकालना है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए, हमें नहीं लग रहा है ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा विजुलाइज ये करना पड़ेगा कि जब ये स्फीयर इस कंडीशन में रेस्ट में आएगा तो इसकी ज्योमेट्री कैसे दिखाई पड़ेगी, है ना। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, देखिए इस स्फीयर को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, सहारा कौन दे रहा है। तो इसको सहारा देने वाला एक तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को सहारा कौन दे रहा है, दीवार, है ना। तो इस गोले को स्ट्रिंग से मतलब है, तो स्ट्रिंग इसके लिए एक सपोर्ट हो गया। ये जो केबल है, केबल कहा जाए, केबल एक सपोर्ट हो गया। ऐसे ही, क्योंकि अगर सपोर्ट को रस्सी को काट दें, केबल को काट दें तो गिर जाएगा, इसका मतलब सपोर्ट है। ऐसे ही ये जो आपकी वॉल है ये भी इसका सपोर्ट है, क्योंकि अगर इसको हटा दें अचानक तब भी ये गिर जाएगा। तो 2 इसके सपोर्ट हो गए। तीसरा क्या है, इसका अपना वेट है। अपना वेट कितना है 200 न्यूटन। इतने लोड की वजह से ये बॉडी अपने इक्विलिब्रियम में है। तो अगला काम क्या है कि वो जो फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, रिएक्शन है और आपका केबल में टेंशन है, जो वेट है, इन तीनों फोर्सेस की लाइन क्या होगी, इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, ये हमें बताएगी इसकी ज्योमेट्री। तो पहला काम तो क्या है कि हम इसका लाइन डायग्राम बनाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम का मतलब ये है, हम केवल ज्योमेट्री को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखें, ज्योमेट्री को क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश किया जाए, आइए, है ना। तो देखिए पहला काम तो क्या है कि इसके सेंटर पर इसका वेट काम कर रहा होगा। जब वेट काम कर रहा होगा तो इसका मतलब इसकी एक वेट की लाइन होगी जो कि वर्टिकली ऊपर से नीचे ऐसे एक लाइन होनी चाहिए। ये वेट वाली लाइन हो गई ज्योमेट्री के हिसाब से, तो ये वेट वाली लाइन है ना। थोड़ा सा सेंटर पे ले आए इसको, तो ये कुछ इस जगह पे काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए ये वेट की लाइन हो गई। वेट नहीं लगाया मैंने अभी, ये केवल वेट की लाइन है कि जब भी लगाएंगे तो इस लाइन पर लगाएंगे। अच्छा, एक लाइन और दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो ये सर्कुलर फॉर्म में है और ये इस पर कांटेक्ट है और इसका एक पॉइंट यहाँ कांटेक्ट में कहीं होगा, ठीक है, कहीं इसका एक पॉइंट कांटेक्ट में होगा यहाँ पर। तो इसको कहेंगे ये टेंजेंट है और जो कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे उसे कहेंगे नॉर्मल है ना। इस सर्किल के लिए इसको तो हम कह ही सकते हैं ना कि ये टेंजेंट है ज्योमेट्री की भाषा में। मैकेनिक्स की भाषा में तो दीवार है, लेकिन ज्योमेट्री की भाषा में क्या है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ना। तो अगर टेंजेंट है तो जो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से मिलाएंगे तो वो क्या होगा, उसे नॉर्मल कहेंगे। इसका मतलब उसी नॉर्मल लाइन पे ही हमारी रिएक्शन जाएगी। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करके देखा है। तो एक लाइन नॉर्मल लाइन होनी चाहिए ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। आइए इसको सेंटर पे ले ले पहले तो एक लाइन तो मुझे ये समझ में आ रही है कि एक लाइन ये होगी जिस पर से हमारा दीवार की रिएक्शन गुजरेगी, और कहेंगे क्या कि ये जो पॉइंट हमारे पास है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका नाम दे दें ओ है, ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी। सी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसके अलावा क्या है कि एक जो रस्सी है, इस रस्सी में जो भी टेंसाइल फोर्स होगा, टेंशन आएगी, उसकी भी एक लाइन होगी। तो ये रस्सी में जो टेंसाइल फोर्स होगा उसकी लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाए तो सेंटर से ही गुजरेगा। ये अगर आप एक बॉल को धागा बांध के ऐसे टांग दें तो उसकी जो लाइन जाएगी सेंटर से ही जाएगी। दीवार पे टांग दें तब भी वो सेंटर से ही जाएगी, है ना। तो इसका मतलब एक लाइन हमारे पास और होनी चाहिए जो कि इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए, जो कि ए पॉइंट से चलेगा और जो है पॉइंट ओ से गुजरता हुआ इसको दिखाई पड़ना चाहिए। ये इसकी ज्योमेट्री हुई बेटा, ठीक है ना। अब इसकी ज्योमेट्री हमने पूरी कर ली, ठीक। अब जब ज्योमेट्री पूरी कर ली तो बचा क्या कि इस पे हमें इस स्फेयर की एफबीडी बनानी है। तो एफबीडी बनाने के लिए हमने क्या कहा था, देखा जाए ज़रा। चलिए भाई स्फेयर को, सॉरी पहले हम इसको कॉपी कर लें। ये अपना स्फेयर है, इसका एक क्लोन बना लें, इसको साइड में ले लें। इसी जगह पे इसकी हम एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे। समझे ज़रा क्या क्या होने वाला है। तो भाई पहला काम तो क्या है कि आपने कहा था कि टेंशन का साइन क्या होता है, तो आपने कहा था टेंशन का साइन ये होता है। इस साइन को टेंशन का कहते हैं, इस साइन को कंप्रेशन का कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। क्यों होता है ये बाद में कभी जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में घुसेंगे तब देखा जाएगा, अभी इसको याद कर लीजिए। तो जो आपका केबल है इसमें टेंशन ही होगा, आंख बंद करके कोई कह सकता है, ठीक है। आपको नहीं लगता है कंप्रेशन मान लीजिए भाई, अरे कंप्रेशन मान लेंगे तो क्या आंसर नेगेटिव में आ जाएगा और क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी है। तो आप केबल में भी कंप्रेशन मान सकते हैं, है ना। बस क्या होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि केबल में टेंशन दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। ये स्फीयर नीचे की तरफ जाएगा तो केबल में तनाव आएगा, ठीक है। चलिए केबल में तनाव आता है, देखते हैं कैसे कैसे है। इसमें भी लाइनें जल्दी जल्दी खींच लें जो लाइनें हमें खींचनी है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा रही है, एक ये वर्टिकल लाइन खींची जा रही है, और एक लाइन हमारी ये चल रही है ऐसे करके। इसी पर हमें सारे फोर्सेस को दिखाना है। दिखाएंगे कैसे, देखिए इसका वेट नीचे काम कर रहा है तो पहले तो वेट ले लें, ठीक है। वेट नीचे काम किया, कितना है, ये वेट नीचे काम किया, और वेट की वैल्यू कितनी दी गई है वो देखिए वहाँ पे, इसको कहा गया है 200 न्यूटन। दिस इज़ 200 न्यूटन। उसके अलावा स्ट्रिंग में टेंशन होगी तो आपने कहा था कि टेंशन का साइन ये होता है, तो इसी को आपने टेंशन कहा था। हम इसकी एफबीडी बना रहे हैं तो हमें इस एरो से मतलब है। इसका मतलब ये केबल में यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरफ लग रहा है। हम चाहें तो बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इसको सेंटर पे लगता हुआ दिखा सकते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी का लॉ ये कहता है कि फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर ही आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। तो ये टेंशन हो गया, एक फोर्स ये हो गया। दूसरा फोर्स देखा जाए जिसको हमें पहचानना है कि ये दीवार पॉइंट सी पर जो दीवार और इसके बीच में जो फोर्सेज आ रहे हैं, तो मैं फिर से क्या कहूँगा, इन दोनों के बीच में हाथ डाल दीजिए। ऐसी तकलीफ़ होगा, तकलीफ़ क्यों होगा, कंप्रेशन से होगा। ज़रा एक बार करके देख लें साइड में, ठीक है। देखिए ये मैंने दीवार बना दी, इस दीवार और इसके बीच में अगर मैं हाथ डाल दूंगा इसमें, और मेरे हाथ की मोटाई आपको दिख रही है, तो इसमें आपको कंप्रेसिव फोर्स महसूस होंगे, नहीं महसूस होंगे। यहाँ कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो हमें इस फोर्स से मतलब है, इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। दीवार भी ख़त्म हो गई, दीवार भी चली गई। अब ये फोर्स बॉडी पर इधर लग रहा है बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं या चाहें तो आगे बढ़ा दें, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं इसको यहाँ से गायब करके यहाँ लगा देता हूँ तो भी कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और जो ये जो फोर्स इस पे ऐसे लगा हुआ था दीवार के बीच में, इसी को मैंने नाम दिया था आर।
तो इसको कह दे रहे हैं आर, ठीक है ना। मतलब पॉइंट सी पर एक रिएक्शन आ गई आर जो कि इधर लग रही है, पॉइंट बी पर या इसी को पीछे बढ़ा के कहें पॉइंट ओ पर इधर जा रहा है टेंशन और वेट नीचे। अब इन फोर्सेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो सामने बन के आ गया है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज एफ बी डी, है ना, दिस इज एफ बी डी, ठीक है। यही हमारे पास जो डायग्राम बन के आया है एफ बी डी हो गया। अभी हमें टेंशन नहीं मालूम, रिएक्शन नहीं मालूम है, अब हमें सॉल्व करना है और निकालना है कि ये टी कितना है आर कितना है, ठीक है। चलिए अब जब हमें एफ बी डी मिल गई तो एफ बी डी मिलने के बाद हमने क्या कहा था, आप ज़रा ध्यान देके देखिए कि एफ बी डी मिलने के बाद ये फोर्स सिस्टम कैसा दिख रहा है। तो पता क्या चलता है कि ये जो फोर्स सिस्टम है जो आपने यहाँ देखा अभी, ये फोर्स सिस्टम एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ध्यान दीजिए कैसा है ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है ना। और ये इक्विलिब्रियम में है, ये हमारी बॉडी किस में है, साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें कॉन्करेंट वाली कंडीशन अप्लाई होगी जिसको आप कहते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसमें हम अप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन फिर अचानक ध्यान आता है क्या कि इस पर तो 3 फोर्स लगे हैं, 3 फोर्स लगते हैं तो यहाँ पर हम लोग लामी भी लगा सकते हैं। 3 फोर्सेज हैं, कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर लामी भी लग सकती है। तो एक बात ये भी आ गई कि चाहें तो यहाँ पे हम लोग लामी थ्योरम लगाकर भी काम कर सकते हैं। तो अब इस समय कन्फ्यूजन कोई नहीं है, अगर लामी से क्वेश्चन हो रहा है तो हम लामी से ही करेंगे, ठीक है। लामी से करें या चाहे इससे करें, हमें फोर्सेज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, हमें ज्योमेट्री में जो इंक्लाइन फोर्सेज हैं उनका एंगल चाहिए होगा। तो मीन्स अभी दिखाई क्या पड़ रहा है कि ये टेंशन टी अपने पास इंक्लाइंड है, तो अगर बिना हमें ये एंगल मिले, जब तक ले हम लोगों को ये एंगल नहीं मिलेगा, ये एंगल, तब तक ले तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इस एंगल को निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब एंगल कैसे निकाला जाए, इस डायग्राम को देखिए तो कहीं कोई एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ दिया है, क्या दिया है वो ज़रा देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिए। इधर से एंगल निकालते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा करें इस फिगर को तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए ओ सी, ध्यान दीजिए ज़रा, मैं यहाँ बना लेता हूँ ट्रायंगल को, ये मैं ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ सी, देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। कैसा दिख रहा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है सी, ए ओ सी दिख रहा है। इसमें अगर ए और ओ के बीच का बात किया जाए कितना है, तो ए से बी तक कितना है, ए से बी तक जो केबल की लंबाई कितनी है 20, और बी से ओ तक क्या है, ये सर्किल का रेडियस है। तो इसकी ए से ओ तक कितना हो गया, ये हो गया 20 + 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ देखा जाए सी ओ क्या है, इस सर्किल का या इस स्फीयर का रेडियस है, तो ये कितना होगा, रेडियस तो वही रहेगा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसकी मदद से ये वाला जो एंगल है इसको अगर अल्फ़ा मान लें तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप लिखिए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, तो मतलब 10 / 30, ठीक है। कैल्सी उठाइए, सॉरी कॉस अल्फ़ा तो छूट ही गया, कॉस अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं कैल्सी उठाकर। चलिए भाई मेरे साथ कैल्सी निकालिए। कॉस इन्वर्स लिखा जाए, कॉस इन्वर्स 1/3, है ना, कॉस इन्वर्स 1/3, तो ये आ जाता है 70.52 डिग्री, 70.52 डिग्री। ये हमें अल्फ़ा भी मिल गया, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा हमें मिल गया, कितना मिला है 70.52, 70.52 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो अब अपने प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। आइए इधर आइए, ठीक है, 70.52 डिग्री मिल गया है और इस पे हम लोग लामी थ्योरम लगाने की बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। लामी का थ्योरम कैसे लगता है भाई, है ना, अप्लाई लामी थ्योरम, है ना, अप्लाई लामी थ्योरम कैसे लगाएंगे देखिए ज़रा, ठीक है, अप्लाई लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम, ठीक। तो पहला फोर्स ले लेते हैं, मान लीजिए R, तो क्या कहेगा, R डिवाइड बाई बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये कितना है 70.52, तो आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 70.52, ठीक है, 70.52 इक्वल टू, अगर टेंशन T ले लेते हैं T, तो T अपॉन बाकी दोनों के बीच का एंगल, इसे आप कहेंगे साइन 90, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, ये तो 90 साफ दिख रहा है 90 है ना, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है, ये भी इधर से भी 90 था, ठीक है, इक्वल टू, अब बचा 200 फोर्स लिया, तो डिवाइड बाई R और T के बीच का एंगल, तो देखा जाए ये पूरा एंगल कितना है 180 का, 180 में से 70.52 माइनस कर दें, तो आप लिखेंगे साइन 180 माइनस 70.52, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट होगा, जगह नहीं है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आगे कांस्टेंट हो गया। अब अगर हमें R निकालना है, तो R निकालना है तो कुछ नहीं करना है, R निकालने के लिए इसको इससे इक्वेट कर दें और T निकालने के लिए इसको इससे इक्वेट कर दें। क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड T, तो चलिए T ही निकाल देते हैं पहले, ठीक है, निकल तो यहाँ से दोनों ही जाएंगे, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T विल बी साइन 90 क्या हो गया 1, तो 200 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 70.52, कैलसी उठाइए निकाल दीजिए, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास 200 डिवाइड बाई साइन विद इन ब्रैकेट 180 माइनस 70.52 ब्रैकेट बंद, ये आ गया 212.14 न्यूटन। तो एक आंसर तो आ गया, जो पूछा गया था वो तो हमने निकाल के दे दिया, 212.14 न्यूटन, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। और अगर कोई R पूछ ले तो R बताने में भी हिचक नहीं करना है बिल्कुल भी, R भी सामने ही रखा हुआ है, क्या दिक्कत है, देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लिख देंगे R इक्वल टू 200 साइन 90 प्लस 70.52 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 70.52, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल दीजिए, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, जो आंसर आएगा रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था लेकिन आप निकाल सकते हैं, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, दोनों से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपने इन डिटेल समझ लिया, ठीक है ना, R निकालना भी समझ लिया, ये समझ लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है FBD का ये पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है, बहुत सिंपल सा था, बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आगे चल के अभी और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे, तब तक लिए इसको आप देखते रहिए, इससे थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, है ना। और कोई अगर वीडियो में कुछ पूछना हो, कुछ लगता हो कि कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।